वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, ये पिछले ही वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था सिग्नल एंड सिस्टम। ये बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट माना जाता है और ख़ासकर ईसी और आईएन ब्रांच के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट है, जो आके उनके कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में बहुत मदद करेगा। इलेक्ट्रिकल बच्चों के भी आजकल देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत ही कंसेप्चुअल आ रहे हैं गेट में, तो उन्हें भी इस पर इक्वली ध्यान देना चाहिए इस सब्जेक्ट पे। और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है अगर आपको एक बार इस पर कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो फ्रेंड्स, हमने कल देखा था कुछ बेसिक सिग्नल्स, जैसे कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल, चाहे टाइम डोमेन में चाहे एंड डोमेन। एंड डोमेन कहने का मतलब मेरा है कि डिस्क्रीट डोमेन में, वो हम कंटिन्यूस टाइम डोमेन से ही पा जाते हैं, दोनों हैं टाइम डोमेन में ही। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी मैं एंड डोमेन बोलूँ आप समझिए डिस्क्रीट टाइम डोमेन। और फिर हमने क्या देखा था, स्टेप सिग्नल दोनों ही डोमेन में, और रैंप सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हमने क्या देखा था, इवन और ऑड सिग्नल का कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर x ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ माइनस टी है, मतलब अगर हम सिग्नल पर टाइम रिवर्सल ले लें और उसके बाद भी सिग्नल वैसा ही एक्स टी के जैसा ही दिखे तो वो हम कहते हैं इवन सिग्नल। और इसका मैं आपको ग्राफ को देख के ही बताया था कि कैसे आप इवन सिग्नल पहचान सकते हैं। अगर वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन राइट साइड है वैसे इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड है, तो आप उसको रिवर्स भी करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहेगी, इसीलिए उसको इवन सिग्नल बोलते हैं। और ये एंड डोमेन में भी इक्विवेलेंट वैलिड है कि x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n। ऑड सिग्नल के लिए क्या होता है, अगर x ऑफ t इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी है तो वो ऑड सिग्नल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हमने कल देखा था और ये दोनों ही डोमेन में इक्विवेलेंट वैलिड है। और हमने क्या देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम वेरिएबल्स पे लगाते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हम डोमेन नहीं चेंज कर रहे हैं, हम टाइम डोमेन में ही रहेंगे, बस हम टी वेरिएबल्स पे जो हम जल्दी वेरिएबल लेते हैं या एन पे, दोनों ही डोमेन में, कंटिन्यूस टाइम डोमेन या डिस्क्रीट टाइम डोमेन, दोनों पे हम ये सब ऑपरेशन वेरिएबल से परफॉर्म करते हैं। हमने कल देखा था टाइम शिफ्टिंग, जिसको डिले एडवांसिंग, दो तरह की होती है। अगर सिग्नल आप राइट साइड लेके जा रहे हैं तो डिले है, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो एडवांसिंग है। टाइम रिवर्सल देखा था, जो कि अब टी को टी माइनस टी से रिप्लेस कर दीजिए, और एम्पलीट्यूड रिवर्सल देखा था। इसमें एक और होता है जो टाइम स्केलिंग है, जिसको हम अभी अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमने कल पीछे देखा था। तो पहले मैं आपको इन बेसिक सिग्नल जो हम पढ़े थे इनके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, पहले हम आज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में भी हम अब पहले कॉन्सेप्ट को ही बूस्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। ये वीडियोज़ मैंने अभी भी कई पार्ट्स में आएंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से डील करा देना चाहता हूँ पूरी चीज़। तो चलिए पहले हम रिलेशनशिप देख लेते हैं बेसिक सिग्नल्स के बीच में। अब देखिए, ये जो आप डेल्टा फंक्शन जानते हैं, पहले हम कंटिन्यूस टाइम डोमेन में देख रहे हैं। इसको आप जानते हैं कि ये चीज़ के बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है t इक्वल टू 0 पे, और 0 होती है t नॉट इक्वल टू 0 पे। ये हमने कल देखा था। ठीक है, और इसका एरिया आप एक इसके ग्राफ को इंटीग्रेट कीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी ऑफ टी, तो इसकी एरिया 1 होगा। ये हमने कल देखा था, ये एरिया प्रॉपर्टी होती है डेल्टा फंक्शन का। अब हम बेसिक रिलेशनशिप देखना चाहते हैं इन बेसिक सिग्नल्स के बीच में। देखिए, ये रिलेशनशिप बहुत काम आएगा जब हम LTI सिस्टम्स को डील करेंगे और आप जब ट्रांसफॉर्म डोमेन में जाएंगे। अभी देखिए, अगर आप यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, मेरे हिसाब से आपने मैथ में पढ़ रखा हो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है। अगर आप इसको u ऑफ टी को डेरिवेटिव कर देते हैं एक बार, तो ये हमें डेल ऑफ टी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप पहचान भी सकते हैं, क्यों? आप देखिए u ऑफ टी का ग्राफ कैसा था। u ऑफ टी एक सडन चेंज को बताता है ना, u ऑफ टी का मतलब क्या है, एक सडन चेंज को बताता है। यहाँ t लेस देन 0 के लिए 0 है और एक सडनली राइज होगा, क्योंकि u ऑफ टी लिखा है तो एम्पलीट्यूड 1 है t ग्रेटर देन 0 के बाद। तो ये जो सडन चेंज है ना, आप देखिए, अगर आप मैं कहता हूँ सिग्नल को आप डेरिवेटिव लीजिए। सिग्नल का डेरिवेटिव लेने का मतलब है आप पूरे लेफ्ट से राइट तक पूरे ग्राफ जो दिया हुआ उसको स्कैन कीजिए और देखिए। अब डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या, हमें स्लोप देगा। अब देखिए, t लेस देन 0 के लिए तो ये 0 है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट लाइन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0।
तो आप अगर इसका डेरिवेटिव प्लॉट करेंगे, आप d/dt अगर इस सिग्नल का करते हैं तो हमें कैसा सिग्नल मिलेगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो आएगा वो डेल ऑफ टी होगा। मैं एक पे करके दिखा देता हूँ, बाकी रिलेशन मैं लिख दूंगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए तो ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 ही होगा t<0 पे। अब देखिए t>0 के बाद भी ये कांस्टेंट है, वैल्यू 1 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। और 0 से 1 जाने पे देखिए एक सडन राइज है, तो आप देखेंगे इस लाइन का, केवल इस वर्टिकल लाइन का आप अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये इन्फिनिट आएगा, मतलब इन्फिनिट स्लोप के साथ। और इन्फिनिट की वैल्यू और आई, ये वैल्यू आई किस पे है, t=0 पे। इसीलिए देखिए t=0 पे हम इन्फिनिट वैल्यू कैसे शो करते हैं, डेल्टा फंक्शन से। इसीलिए डी ऑफ यू टी का अगर आप डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो आपको डेल ऑफ टी मिलेगा। तो ये रिलेशन याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसी तरह मेरे पास अगला रिलेशन क्या है कि अगर हम आर ऑफ टी का मतलब क्या है, रैंप सिग्नल, अगर आप इसको एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो आपको स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसे ग्राफ से आप देख सकते हैं। मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। आर ऑफ टी का ग्राफ क्या था, t<0 के लिए 0 था और एक स्ट्रेट लाइन थी जो ओरिजिन से पास हो रही थी t>0 के लिए। और आप अगर इसका डेरिवेटिव प्लॉट करते हैं, d/dt करते हैं, तो आपको एक स्टेप मिलेगा। ये भी एज इट इज़ है जो पिछले में था कि इधर आपको स्लोप नहीं मिलेगा क्योंकि इधर कांस्टेंट है, 0 है, और ये वैल्यू t की तरह दी जाएगी, मतलब हर टाइम >0 के लिए इसकी वैल्यू भी एम्पलीट्यूड में उतना ही गेन कर रही है, तो इसका स्लोप 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और आप देखिए तो t>0 के लिए 1 है, t<0 के लिए 0 है, और ये एक सडन राइज को बताएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए u ऑफ t आ गया। तो r ऑफ t का डेरिवेटिव u ऑफ t है और u ऑफ t का डेरिवेटिव डेल ऑफ t है। तो ये रिलेशन हमने देखा। अब अगर ये इसका डेरिवेटिव है, अगर मैं कहता हूँ कि डेल ऑफ t u ऑफ t का डेरिवेटिव है, तो आप इसको इंटीग्रेशन रिलेशन में भी बना सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का जो रिवर्स ऑपरेशन है वो इंटीग्रेशन है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम डेल ऑफ t को इंटीग्रेट कर दें तो ये u ऑफ t आएगा। तो मैथमेटिकली हम ये कहते हैं, देखिए इसको सिग्नल सिस्टम में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को। आपने देखा कि हमने जब डेरिवेटिव किया u ऑफ t को तो हमें डेल ऑफ t मिला। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम डेल ऑफ t को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन t की सबसे लेफ्ट साइड लिमिट जो है -∞, वहाँ से चलते आएंगे और t तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है। ये रिलेशन इस तरह इसको लिखेंगे। इंटीग्रेशन तो होगा लेकिन लिमिट्स क्या होंगे ये मैं आपको बता दिया। और डेल ऑफ टाउ, यहाँ पे टाउ एक डमी वेरिएबल है, डी टाउ, मतलब आप अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बस हमने जो टी, देखिए डेल ऑफ टी बोले या डेल ऑफ टाउ बोलिए, वो बस वेरिएबल का नाम चेंज हो रहा, चीज़ें तो अभी भी वही हैं। तो ये बस दिखाने के लिए है कि ये टी इस टाउ से अलग है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिग्नल जो होगा वो u ऑफ टी में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ। तो आपने देखा कि जब हमने u ऑफ टी को डेरिवेटिव लिया तो डेल ऑफ टी आया, जब आपने डेल ऑफ टी को इंटीग्रेट किया तो u ऑफ टी आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं जो हम इस वीडियोस में देख रहे हैं। ये बहुत ही सारे रिलेशन काम आएंगे आगे आके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपने देखा। अब चलिए इसी तरह हमने जो r ऑफ टी को डेरिवेटिव लिया था तो u ऑफ टी आया था। उसी तरीके से आप अगर u ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो उसको भी हम u ऑफ टाउ कर दे रहे हैं, डी टाउ। ठीक है, तो ये आपको r ऑफ टी देगा। और r ऑफ टी को जानते हैं कि टी यू टी लिख सकते हैं, टी इंटू यू टी है ये। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। u ऑफ टी का ग्राफ बनाइए और इंटीग्रेट कीजिए, देखिए आपको यही चीज़ मिलेगी। ये u ऑफ टाउ, बस टाउ एक डमी वेरिएबल है, मैं कोई वेरिएबल, हम कहते हैं u ऑफ टी हमने प्लॉट किया या u ऑफ टाउ प्लॉट कीजिए, वो एक ही चीज़ें होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बस वेरिएबल का नाम चेंज हो गया है ताकि ये मैथमेटिकली हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब इसी तरह का आप डिस्क्रीट डोमेन में भी जाएंगे तो आपको सेम रिलेशन देखने को मिलेगा, बस वहाँ पे इंटीग्रेशन समेशन चेंज होता है और जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो डिफरेंस से चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हम रिलेशन आपको बता देते हैं। थोड़ा सा आपको वहाँ डिफरेंस में रिलेशन को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अगर आपने टाइम शिफ्टिंग को अच्छे से समझ लिया है तो आप तुरंत कैच कर लोगे
ये हम कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए सेम चीज़ें ही हैं। तो मैं कहता हूँ उसे हम यहाँ पे जो टाइम डोमेन में डिफ्रेंसिएशन होता है टी डोमेन कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, वो एन डोमेन यानी डिस्क्रीट टाइम डोमेन में वो डिफरेंस से दिया जाएगा। यानी आप अगर डेल ऑफ एन यहाँ लिखना चाहते हो तो है डेरिवेटिव, बस वो यहाँ डिफरेंस रिलेशन से चेंज होता है, इसको फर्स्ट डिफरेंस बोलते हैं। यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 1। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसके ग्राफ से। सोचिए कि ये सिग्नल मैथमेटिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। हमने कल पिछले वीडियोस में देखा भी था कि हम किसी सिग्नल को कैसे बेसिक सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको प्लॉट कीजिए, देखिए डेल ऑफ एन आएगा, मैं प्लॉट करके आपको तुरंत दिखा देता हूँ। देखिए मैंने कहा कि यू ऑफ एन, तो यू ऑफ एन क्या है, यू ऑफ एन की वैल्यू एन इक्वल टू 0 या उससे बड़ी के लिए इसकी वैल्यू 1 है और लेस देन के लिए 0 है। तो हम सैम्पल्स लेते हैं क्योंकि डिस्क्रीट डोमेन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए n इक्वल टू 0 का पॉइंट है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये u ऑफ n है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा ये u ऑफ n है, इसको हमने u ऑफ n प्लॉट किया। अब u ऑफ n माइनस 1 प्लॉट कीजिए और इनका डिफरेंस लेना है, क्योंकि आपने देखा कि डेल ऑफ n इनका डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं जो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो फर्स्ट डिफरेंस है। माइनस करेंगे किस सिग्नल को, u ऑफ n माइनस 1। तो u ऑफ n माइनस 1 इसी का शिफ्टेड फॉर्म है जो हमने कल पढ़ा था, और डिलेड फॉर्म है क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो ये डिलेड फॉर्म है u ऑफ n का ही। मतलब ग्राफ उसी नेचर का बनेगा, बस आप इसको डिले कर देंगे 1 यूनिट। तो 0 वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, देखिए 1 पे। सब सारे पॉइंट हम बोला था कि जब डिले करना हो ऐड कर दीजिए। तो जो -1 वाला पॉइंट है वो 0 पे पहुँच जाएगा, -2 वाला वहाँ पहुँच जाएगा, यानी u ऑफ n माइनस 1 आप डिले कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब आप देखिए तो यहाँ -1 वाला पॉइंट है, उसकी वैल्यू तो 0 है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3, तो ये u ऑफ n माइनस 1 है मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लिखा, ये u ऑफ n है और ये सिग्नल u ऑफ n माइनस 1 है। अब आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे देखेंगे कि लेफ्ट साइड जो सारी वैल्यूज 0 हैं, -1 ये वाला पॉइंट तो -1 हो गया, पीछे वाली सारी वैल्यूज एक एक आगे की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, तभी डिलेड हो गया। तो आप किसी पॉइंट को देखिए, -1 वाले पॉइंट यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0, आप माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड आप कोई पॉइंट माइनस के 0 ही रह जाएगा। आप राइट साइड जाइए तो 1 वाले पॉइंट यहाँ पे वैल्यू 1 है सबकी, और यहाँ पे भी 1 पे देखिए सबकी वैल्यू 1 ही है। तो आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह 1 के आगे सारे जितने पॉइंट्स होंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 हमेशा 0 होगा। देखेंगे आप सेकंड सिग्नल पर 0 पे वैल्यू 0 है, लेकिन फर्स्ट सिग्नल पे 0 पे वैल्यू 1 है। तो आप इनको दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब केवल 0 पे एक सैम्पल आएगा। और डेल ऑफ एन की बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है कि 0 पे ही इसका सैम्पल होता है। डेल ऑफ एन का ग्राफ क्या होता है, हर जगह 0 होगा, बस 0 वाले पॉइंट्स को छोड़ के, वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे सैम्पल 0 होंगे। तो आप देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि डेल ऑफ एन, अब अगर आपको रिलेशन ना भी याद है तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो ये हुआ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, और डेल ऑफ एन यहाँ फर्स्ट डिफरेंस दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेल ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 1, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सब बेसिक रिलेशन हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब देखिए आपने जब डिफरेंस लिया, कहने का मतलब आपने अगर टाइम डोमेन डेरिवेटिव करते थे u ऑफ टी का तो डेल ऑफ टी था, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट डिफरेंस लिया u ऑफ n का, तो आपको डेल ऑफ n मिला। तो आप डेल ऑफ n को जैसे वहाँ इंटीग्रेशन करते थे डेल ऑफ टी को, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे डेल ऑफ n को आप समेशन करेंगे तो u ऑफ n पाएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसका लिखने का सिंपल है, बस इंटीग्रेशन का साइन समेशन से चेंज कर दीजिए। और यहाँ पे भी हम एक डमी वेरिएबल, यहाँ के डमी वेरिएबल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ डी के तो आता नहीं है, -∞ से n डेल ऑफ के ये होगा। अगर आप इसको सम करेंगे तो आप u ऑफ n पा जाएंगे। सेम है जैसे वहाँ पे वहाँ टाउ लिया था हमने, तो टाउ की लिमिट थी। एक्चुअल में आप इंटीग्रेशन में करते हो, जिस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो उसी की लिमिट होती है, तो ये टाउ की लिमिट है। ये टाउ इक्वल टू -∞ से टाउ इक्वल टू टी है। ठीक है फ्रेंड, किसी में भी देख लीजिए, आप यहाँ पे भी देख लीजिए u ऑफ टी, तो ये टाउ की लिमिट है। उसी तरीके से आप जब यहाँ समेशन करेंगे तो ये के है, के की मतलब आप सम कर रहे हैं -∞ से n तक के सारे सैम्पल्स को, और डेल्टा n के सारे सैम्पल्स को सम करेंगे तो u ऑफ n आ जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड, चलिए
और लास्ट आर ऑफ एन भी आप देखे होंगे, आर ऑफ एन डिस्क्रीट डोमेन में हमने कल देखा था। आर ऑफ एन को भी प्लॉट करेंगे तो सेम जैसे लेस देन के लिए 0 है, जीरो पे वैल्यू 0, 1 पे इसकी वैल्यू 1 सैंपल बढ़ेगा, 2 पे 1 सैंपल और बढ़ेगा। इसी तरह आप आगे कंटिन्यू रखेंगे तो 3rd पे एक और सैंपल, 4 पे एक सैंपल, तो ये देखिए आर ऑफ एन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आर ऑफ एन है। अब तो हमने देखा था आर ऑफ एन को हमने डेरिवेटिव लिया था तो हमारा क्या आया था, आर ऑफ टी का डेरिवेटिव लिया था तो यू ऑफ टी आ गया था, और यू ऑफ टी को इंटीग्रेट किया था तो आर ऑफ टी था। वैसा ही रिलेशन यहाँ पे भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम आर ऑफ एन को लिखना चाहते हैं तो समेशन लगाएंगे के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एन यू ऑफ के। ठीक है, तो आप अगर यू ऑफ के को सम कर देंगे पूरा तो आर ऑफ एन आ जाएगा। आर ऑफ एन का पहला डिफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे भी आपको, तो आपको यू ऑफ एन मिल जाएगा। चलिए, और कल फ्रेंड्स हमने और क्या देखा था कि हम किसी भी सिग्नल के इवन कैसे बता सकते हैं, ऑड कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए कोई सिग्नल नहीं इवन है नहीं ऑड है, जैसे कि आप एक सिग्नल को कंसीडर कीजिए, ये भी आके बहुत ज़्यादा काम यूज़ होगा ये सिग्नल, जिसको हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल बोलते हैं, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। ये सिग्नल है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। इस सिग्नल जो है इसकी ई पावर माइनस टी यू ऑफ टी। यू ऑफ टी क्यों लिखा, देखिए ई पावर ए टी, ई पावर माइनस ए टी का ग्राफ आप जानते होंगे। ये सिग्नल दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन बना है, जैसे कि ई पावर माइनस ए टी अगर है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे डाउन आ जाएगा, ई पावर माइनस टी का ग्राफ है ये। ठीक, और इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने यू ऑफ टी को, तो हमने बताया कि यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा टी लेस देन 0 के लिए, देखिए तो वो 0 आ जाएगा। तो ये सिग्नल रिजल्टेंट जो सिग्नल बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ ऐसा बन जाएगा। केवल राइट साइड का है, सिर्फ राइट साइडेड सिग्नल भी बोलते हैं। अब मैं बोलता हूँ ये देखिए, ये सिग्नल नहीं पूरी, तो ये सिग्नल नहीं इवन है, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड राइट साइड है वैसी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, लेफ्ट साइड तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नहीं ये इवन है। और चेक करने का आपको बताया था कि ये जैसा कि सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में सिग्नल होना चाहिए, या फिर जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही कि सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सिग्नल कोई प्रॉपर्टी सर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये नहीं सिग्नल नहीं इवन है नहीं ऑड है। तो जो सिग्नल नहीं इवन होते नहीं ऑड होते हैं उनको हम टाइम डोमेन में दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, और वो दोनों पार्ट इंडिविजुअली इवन और ऑड होंगे। मतलब किसी भी सिग्नल जो कि ना ही इवन है नाइदर इवन नॉट ऑड सिग्नल है कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले इसी सिग्नल का एग्जांपल लेंगे, तो मैं आपसे क्या बोला पहले वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। अगर एक्स ऑफ टी ना ही इवन ना ही ऑड है तो इसको हम दो सिग्नल के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट होगा इवन, एक्स ऑफ ई टी हमारा इवन कंपोनेंट बता रहा है, प्लस एक्स ऑफ ओ टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक्स ऑफ ई टी क्या बता रहा है, ये इवन कंपोनेंट है। ठीक है, और एक्स ऑफ ओ टी क्या बता रहा है, ये ऑड कंपोनेंट है। ये नहीं इवन नहीं ऑड है ये एक्स ऑफ टी, जैसा कि आप देख सकते हैं ई पावर माइनस टी यू टी का ग्राफ। ठीक है, तो आप अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से आप केवल इवन, अब मैं कहता हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन का इवन और ऑड पार्ट बताइए, ये नहीं इवन नहीं ऑड है, लेकिन इसको आप अभी जान लिए हैं कि इस किसी भी सिग्नल जो नहीं इवन नहीं ऑड है उसके इवन और ऑड पार्ट्स में लिख सकते हैं। तो इस सिग्नल का इवन और ऑड पार्ट बताइए। इस सिग्नल का इवन और ऑड पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए अभी जो आपको मैंने रिलेशन बताया।
ठीक है, तो आपके सामने एक्स ऑफ टी ऐसा दिख रहा है। एक बार आप एक्स ऑफ माइनस टी को लिखिए, टाइम रिवर्सल ले लीजिए। तो टाइम रिवर्सल लेने के मतलब टी जो होगा माइनस टी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। अगर कोई सिग्नल दिया हो तो आप वहाँ से इवन कैसे पार्ट निकाल सकते हो उसका, और ऑड पार्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए इवन सिग्नल होगा, ऐसे एक्स ऑफ ई वाला पार्ट इवन है तो इवन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी होगा। मतलब ये वाला जो चीज़ है वो एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ टी के ही बराबर, एक्स ऑफ ई टी। ठीक, और ये जो है क्योंकि ये ऑड पार्ट है तो इसमें ऑड वाली प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगा कि ये माइनस ऑफ एक्स ऑफ ओ माइनस टी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। देखिए एक्स ऑफ माइनस टी जो हो गया वो एक्स ऑफ ई टी, क्योंकि इवन था, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्स ऑफ, क्योंकि ऑड नेचर का, एक्स ऑफ ओ माइनस टी जो होगा माइनस ऑफ एक्स नॉट ओ टी हो गया। फ्रेंड अब देखिए, आप इस रिलेशन को देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप इस रिलेशन को देखिए और लास्ट वाला रिलेशन देखिए। आप दोनों से की हेल्प से आप एक रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये देखिए, क्योंकि हम एक्स ऑफ नॉट माइनस टी को, ये है ना, जैसे एक्स ऑफ टी रहेगा, एक्स नॉट ऑफ टी रहेगा। ये प्रॉपर्टी तो हमेशा है ना ऑड नेचर की, कि एक्स कोई भी सिग्नल हो अगर देखना है तो एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी, ये कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये दोनों ही सिग्नल अगर आप देखिए यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ये। अब अगर आप पहली इक्वेशन देखिए जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और आप ये लास्ट वाली इक्वेशन देखिए, इन दोनों को अगर आप एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो आप पाएंगे कि जो इवन पार्ट होगा एक्स ऑफ टी सिग्नल का, जो कि नहीं इवन नहीं ऑड है, तो आप उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि एक्स इवन पार्ट ऑफ टी, मतलब इसको हम इवन पार्ट ऑफ, कहीं पे आप देखेंगे ई ऑफ एक्स टी लिखा रहता है, तो मतलब इवन पार्ट ऑफ एक्स टी, क्योंकि जो सिग्नल आपने देखा, जो सिग्नल एक्स ऑफ टी नहीं इवन नहीं ऑड है, उसका इवन पार्ट एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाय 2 होगा, और जो उसका ऑड पार्ट होगा वो एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाय 2 होगा। इसको ऑड पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था जो नहीं इवन नहीं ऑड था, वो सिग्नल था एक्स ऑफ टी इक्वल टू डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। आप इसका इवन और ऑड पार्ट निकाल सकते हैं। तो इवन पार्ट निकालने के लिए आप एक्स ऑफ टी है, आप एक्स ऑफ माइनस टी, एक बार दोनों को जोड़ के बाय 2 कर दीजिए। तो अब मैं इसको डायरेक्टली आपको लिखना बताता हूँ, माइनस टी, बस टी को क्या करना है, माइनस टी से रिप्लेस कर दीजिए। तो टी को यहाँ माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो ई की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और यू के अंदर माइनस टी आ जाएगा, और इन पूरे सम को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए दोनों ग्राफ कैसा दिख रहा है। ई पावर माइनस टी यू टी को तो आपने देख लिया, उसका इवन पार्ट का ग्राफ देखिए कैसा बन रहा है। तो ई पावर माइनस यू टी, ई पावर माइनस टी यू टी का ग्राफ ऐसे है, ई पावर माइनस टी यू ऑफ टी का ग्राफ ऐसे है, और यहाँ पे देखिए ई ऑफ टी यू ऑफ माइनस टी। तो आ जाते हैं ई पावर टी का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे इसे बढ़ता चला जाएगा। ई पावर टी का ग्राफ है ये, मतलब कि इसको सही से बना लेने दीजिए। हाँ, ये देखिए, और इसका मल्टीप्लिकेशन u ऑफ माइनस टी से हो रहा है। तो u ऑफ माइनस टी का मतलब है ये, यहाँ नेगेटिव साइड में 1 होगा और पॉजिटिव के लिए 0 हो जाएगा। t ग्रेटर देन 0 के लिए 0 हो गया, t लेस। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये सिग्नल जो यहाँ का प्रोडक्ट आएगा वो ई पावर
टी यू ऑफ माइनस टी होगा। तो आपने देखा कि तो ये जो सिग्नल मल्टीप्लाई होके आएगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो इवन पार्ट दिए हुए सिग्नल का निकालना था वो सम है दो सिग्नल का, एक ऐसे है जो डीके करता चला जा रहा है प्लस एक सिग्नल जो ऐसे का, यानी देखिए इसका इवन पार्ट क्या बन गया और मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगी जब दोनों को आप ऐड करें। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है टी इक्वल टू 0 पे, लेकिन आप जब करें तो बाय 2 करते हैं, दोनों सिग्नल को ऐड कर देंगे तो जो इवन पार्ट आएगा सिग्नल का, यानी जो आप इवन पार्ट देख पाओगे सिग्नल का, इन दोनों ग्राफ को अगर आप ऐड कर दो आपको देखिए ये इवन नेचर दिखना ही चाहिए, दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, फिर ये एक जैसी ही इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिए और इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए इवन पार्ट, जैसी इन्फॉर्मेशन इधर है वैसे इन्फॉर्मेशन इधर है, ठीक है। आप इसको अब अगर ऑड पार्ट ड्रॉ करेंगे तो ये सिग्नल जो होगा वो ऐसे और ऐसे बनेगा ये सिग्नल। देखिए जिस जो इन्फॉर्मेशन इधर है वही इन्फॉर्मेशन इधर भी मौजूद है, तो इसका ऑड पार्ट हो जाएगा ये वाला ग्राफ। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑड पार्ट निकालने के लिए एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2 करेंगे और मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, हाफ माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हमने इवन और ऑड पार्ट देखा। अब देखिए एक और बेसिक सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं सिग्नम ऑफ टी, ठीक है। तो सिग्नम ऑफ टी का ग्राफ देखिए, सिग्नम ऑफ टी की पहले इक्वेशन देख लीजिए, ये 1 होता है फॉर टी ग्रेटर देन 0 और -1 होता है फॉर टी लेस देन 0, और टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन आप गिब्स फिनोमेना से देखेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है टी इक्वल टू 0 पे, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस नेचर का बनेगा, टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और टी लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू -1, ये इसका ग्राफ है, सिग्नम ऑफ टी का ग्राफ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ टी है, सिग्नम ऑफ टी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। अब देखिए हमने अभी जो आपको बताया, और सिग्नम ऑफ टी और यू ऑफ टी के बीच में एक रिलेशन है कि आप सिग्नम ऑफ टी को देखिए, क्योंकि ये स्टेप जैसा ही लिखा हुआ है, तो आप सिग्नम ऑफ टी को, इस सिग्नल को अगर मैं बोलूँ कि आप यू ऑफ टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए तो बड़ी आसानी से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखिए ये कुछ जो टी लेस देन 0 के लिए देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप यहाँ पे ऐसे आया है और आगे नहीं हो पाया, फिर एक और स्टेप यहाँ से आगे आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ ऐसा है ना, तो आप इधर वाले पार्ट जो टी लेस देन 0 के लिए उसको आप क्या लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू इधर 1 रहे बस नेगेटिव में रहे, तो आप माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी लिखेंगे, माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी है ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू टी ग्रेटर देन 0 की 0 उसमें प्लस एडिशन हो गया है यू ऑफ टी का। तो आप सिग्नम ऑफ टी को देखिए, तो अगर आपको ग्राफ पता है और आपको प्लॉट करना आ गया तो आप देख के बता सकते हैं कि यू ऑफ टी जो सिग्नम ऑफ टी है यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी है, ये वाला पार्ट देखिए इधर वाला पार्ट यू ऑफ माइनस टी है, क्योंकि यू ऑफ माइनस टी क्या होता है 1 होता है टी लेस देन 0 के लिए, लेकिन उसमें एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी है क्योंकि डाउन साइड है देखिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला माइनस हो जाएगा और ये, और इसकी वैल्यू केवल ये होता तो टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता 0, लेकिन यहाँ पे टी ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 1 आया तो उसमें एडिशन हो रहा है यू ऑफ टी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिग्नम ऑफ टी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ये रिलेशन याद रखिए, ठीक।
एक और रिलेशन भी होता है सिग्नम ऑफ टी को, जिसको इसी को थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखते हैं। तो सिग्नम ऑफ टी को हम 2 टाइम्स u ऑफ टी माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए 2 टाइम्स ऑफ u ऑफ टी अगर मैं कहूँ तो इसका बस एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, और माइनस करना है आपको 1 एक कांस्टेंट सिग्नल है, डीसी सिग्नल है, उसकी वैल्यू हर समय 1 रहेगी। आप दोनों घटा दीजिए तो आपको सिग्नम ऑफ टी ही मिलेगा। पॉजिटिव साइड देखिए, टी ग्रेटर 0 के 2 में से 1 घटाएंगे, इसकी वैल्यू हर जगह 1 है ना, 2 ग्रेटर 1 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ लेस देन इसकी वैल्यू 0 है, और 0 में से आप 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी सिग्नम ऑफ टी है। दोनों रिलेशन काम का है, ये वाला भी और ये रिलेशन भी। सिग्नम ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी, या सिग्नम ऑफ टी इक्वल टू 2 ऑफ यू टी माइनस 1, ये सब रिलेशन काम आएगा जब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे डोमेन्स में। तब आप वहाँ से सिग्नम ऑफ टी और का अगर ट्रांसफॉर्म पता रहे तो इस रिलेशन से हम देखिएगा यू ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो ये सब रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारी जो आपको मैं बता रहा हूँ सारा बेसिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हमने ये सब रिलेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो बहुत ही और एक इसमें बेसिक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन करना सिग्नल को। तो हमने कल यू ऑफ टी और यू ऑफ एन के फॉर्म में सारा सिग्नल को डेल ऑफ एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा, डेल ऑफ टी के फॉर्म में। तो आपको पता है कि जो डिस्क्रीट डोमेन में रहेंगे तो आप जो भी सैम्पल्स हैं उसको आप ऐसा सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई सैम्पल है, ये डिस्क्रीट के लिए पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, -1 पे, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, और 3 है इसकी वैल्यू 2 पे। तो आप इसको एज सम ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसा सीक्वेंस भी दिखा सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, तो हमने बोला था कि सबसे पहले आप ओरिजिन वाली वैल्यू लिखिए। देखिए -1 पे है तो जो भी वैल्यूज एम्पलीट्यूड है उनको लिख डालिए। इसकी वैल्यू 0 है, 2 0 1 3, 2 0 1 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ओरिजिन कहाँ है तो उसको एरो से मार्क कर दीजिए। तो ये बताएगा कि ये -1 वाला पॉइंट है, इधर ये -1 वाला पॉइंट है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। तो और एरो बताता है कि ओरिजिन कहाँ है सीक्वेंस में। तो आप इसको सेम इसी चीज़, ये जो सेम ग्राफ बना है, आप इसको डेल ऑफ एन के शिफ्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसके सम को। तो अगर आपको इसको लिखना हो, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन करना आपको हमेशा आना चाहिए, बहुत ही यूज़फुल होगा ये सब चीज़ें। देखिए ये एक, आप बाकी सब सैम्पल्स छुपा दीजिए, तो आप केवल -1 वाले पे फोकस कीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि -1 पे एक इम्पल्स है, ये डेल ऑफ n+1 है जिसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल सैम्पल्स को बस लिखते चले जाइए। अब देखिए 0 पे तो 0 है, तो डेल ऑफ n लिख नहीं सकते हैं, तो उसकी वैल्यू है ही नहीं। +1 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो अब इधर राइट साइडेड पहुंच गए तो ये डिलेड होगा, तो मैग्नीट्यूड 1 है और डेल ऑफ -1। तो आप इस 1 को लिखिए चाहे ना लिखें, एक ही चीज़ है, वो एम्पलीट्यूड को ही 1 बता रहा है। बाकी होगा तो आपको लिखना पड़ेगा +2, जैसे इस केस में एम्पलीट्यूड 3 है, माफ़ कीजिएगा एम्पलीट्यूड 3 है, डेल ऑफ n-2। तो ये हो गया डेल ऑफ n-2। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम डिस्क्रीट टाइम में कोई सीक्वेंस है, अगर फाइनाइट सीक्वेंसेस दिए हैं आपको, फाइनाइट ग्राफ है। फाइनाइट का मतलब जो आप देख के बता सकते हैं कि क्या क्या यूनिक पॉइंट्स पर सैंपल हैं, फाइनाइट सैंपल्स हैं, तो आप उसको हमेशा सीक्वेंस या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे सिग्नल्स का, और इसके बाद आपको 2 बेसिक सिग्नल और बताना है, तो उसके बाद हम ओवर करेंगे क्लास को। तो अब बेसिक रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपको आर ऑफ टी और यू ऑफ टी को मिला के एक सिग्नल अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। जैसे हमने कल मान लीजिए हम एक सिग्नल लेते हैं, मान लीजिए ये सिग्नल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला पॉइंट 2 का है, -2 मतलब,
ये 0, ये 2, कंटिन्यूस डोमेन है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अब मैं कहता हूँ कि ये सिग्नल बेसिकली जो आपको मैंने बीच में मिला है बस ये एम्पलीट्यूड के लिए, सिग्नल में ये नहीं है, सिग्नल केवल ऐसा है। सिग्नल जब भी बना रहेगा आपको तो ये ऐसा दिया रहेगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसमें देखिए ये सिग्नल स्टेप प्लस रैम्प कैरी कर रहा है, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे जब दोनों एक ही जगह आ जाए। तो सिग्नल को ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं कि आपको केवल सिग्नल दे देगा, रिप्रेजेंटेशन पूछेगा उसका, 4 ऑप्शन यू ऑफ टी आर ऑफ टी के फॉर्म फ्रेम करके। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको प्लॉट करने के लिए पहले आप समझिए, अगर कहीं पे स्टेप आया होगा तो उसके एम्पलीट्यूड में चेंज दिख रहा होगा आपको। आप लेफ्ट से सिग्नल को स्टैंड कीजिए, अगर स्टेप आ रहा होगा तो एम्पलीट्यूड में चेंज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक डाउन स्टेप भी है, 1 से एम्पलीट्यूड सीधे 0 हो गया। इधर देखिए -2 से पहले 0, बाद में एम्पलीट्यूड क्या है 1 है। लेकिन अब देखिए 1 के बाद अगर ये स्टेप आया होता तो ये कुछ इस लाइन को फॉलो करके जाता, लेकिन 1 के बाद देखिए ये सिग्नल में स्लोप आ गया है। तो इससे पहले तो स्लोप 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे स्लोप नहीं है पहले, और इसके बाद आने पे इसको स्लोप आया है। जहाँ भी आपको स्लोप दिखे तो आप उसको आर ऑफ टी जो रैम्प के फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अभी देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। केवल मैं अभी लेफ्ट वाला पार्ट कंसिडर करूँगा, फिर राइट वाला पार्ट एक जैसा ही है। तो ये सिग्नल इवन सिग्नल भी आप देख के बता सकते हैं। तो पहले लेफ्ट वाले पार्ट पे आइए, आप लेफ्ट से स्कैन भी कीजिए इसको। तो -2 पे एक स्टेप है, ठीक है। वो स्टेप कैसा आएगा, आप लिखेंगे सिग्नल को। तो फाइनल वैल्यू 1 हो रही है, इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो 1 u ऑफ, और स्टेप आया कहाँ है t+2 पे। अब इसके बाद देखिए t = -2 पे ही एक रैम्प आया है, क्योंकि स्लोप में चेंज आया। इससे पहले स्लोप 0 था, लेकिन अब देखिए एक t = -2 पे ही एक स्लोप आ गया। अगर ये केवल u ऑफ t रहा होता तो ये सिग्नल ऐसे जाता, लेकिन हमें एक स्लोप आया है, एक रैम्प आया है, तो वो स्लोप कैरी करेगा और सिग्नल कुछ ऐसे देखिए वैल्यू बढ़ती चली जा रही। तो स्लोप को पहले हम आर ऑफ टी में लिख देते हैं, फिर क्योंकि आप आर ऑफ टी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं टी ऑफ यू ऑफ टी से, टी इंटू यू ऑफ टी से। तो आप अगर ऑप्शन चाहे आर ऑफ टी में फ्रेम रहे, चाहे आप यू ऑफ टी में सारा ऑप्शन रहे, आप वो देख सकते हैं। तो पहले मैं आर ऑफ टी में लिख देता हूँ, फिर पूरे को यू ऑफ टी में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखिए रैम्प को कैसे लिखेंगे। देखिए ये रैम्प हमने जो पढ़ा था वो ओरिजिन पे आता है। ओरिजिन से पहले 0 <t = 0 से 0 रहेगा, उसके बाद वैल्यू जैसे आप एक यूनिट मूव करेंगे, एम्पलीट्यूड में भी वो यूनिट मूव करता रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले स्लोप नहीं था, 0 था। अब बाद में इस लाइन का आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालना आता होगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। देखिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड में 1 से 4 चेंज हो रहा है। आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। हम टाइम एक्सिस में 2 यूनिट मूव कर रहे हैं, -2 से 0 आ रहा है, 2 यूनिट मूव किए हैं। तो एम्पलीट्यूड कहाँ से जा रहा है, 1 से 4। तो जो इसका स्लोप होगा वो होगा Δy/Δx, मतलब y में क्या चेंज है, y मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड का होगा। तो फाइनल वैल्यू 4 हुई है, इनिशियल वैल्यू 1 थी, तो y में कितना चेंज आया 3 यूनिट का। आपने टाइम डोमेन में कितना मूव किया 2 यूनिट, तो उसका स्लोप होगा 3/2। ऐसे निकालना आना चाहिए आपको, 3/2। और देखिए फाइनल स्लोप 3/2 है, इनिशियल स्लोप नहीं था। तो जैसे आप यू ऑफ टी के लिए लिखते हैं तो आप एम्पलीट्यूड देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे हम स्लोप देखेंगे। फाइनल स्लोप 3/2 है, इस लाइन का स्लोप 3/2 है, और इनिशियल कोई स्लोप नहीं था। तो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप 3/2 आर ऑफ, और ये आया कहाँ पे है टी पे ही, मतलब t = -2 पे ही। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर एक स्लोप केवल रहता, आप 0 पे आइए, ये स्लोप चलता, ये रैम्प चलता रहा। अब ये रैम्प अगर ऐसा ही होता तो ये 0 से ऐसे ही एक्सटेंड होकर सीधे सीधे लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये केवल रैम्प ऐसे आया होता तो आगे भी एक्सटेंड होता, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ चला गया, ये लाइन डिक्रीज हो गई, यहाँ पे ये लाइन डिक्रीज हो गई। तो आप क्या है इसका मतलब एक डिक्रीजिंग स्लोप आया। तो इसका स्लोप देखिए पहले 3/2 था, ये लाइन देखिए सेम नेचर फॉलो करेगी ना। तो इस लाइन का स्लोप -3/2 होगा। तो आप इस पॉइंट पे देखिए चेंज है, इस पॉइंट पे
आप इस पॉइंट पर खड़े रहिए, टी इक्वल टू 0 पे जो मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई है, उससे पहले स्लोप 3/2 था, बाद में स्लोप -3/2 हुआ, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगा। तो आप लिखेंगे तो -3, और ये रैम्प कहाँ आएगा, टी इक्वल टू 0 पे, तो आर ऑफ टी। अब देखिए केवल ये अगर रैम्प होता तो टी इक्वल टू 0 पे, देखिए ये टी इक्वल टू 0 पे ये रैम्प आया। अब ये देखिए जो -3/2 स्लोप के साथ रैम्प जा रही है, वो अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहती तो आगे भी बढ़ जाती, वो आगे भी चली जाती, लेकिन अब ये 1 पे ही रुक गया है। ठीक है, तो 1 पे इसके पे एक स्टेप आ गया है, 1 पे इस पे स्टेप आया है, और इसका स्लोप 0 हो गया। तो जैसे ही आप चढ़ते समय गए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे ही आप जब ये डाउन साइड भी जाएंगे तो सेम नेचर ही -3/2 के साथ पहला स्लोप फाइनल वैल्यू 0 हो गई, 1 पे स्टेप और रैम्प दोनों है, क्योंकि स्लोप में भी डिक्रीज हो रहा है और वैल्यू भी 1 से 0 हो जा रही है। ठीक है, तो पहली वैल्यू 4 से 1 तक स्लोप के साथ घटती हुई आई है, 1 के बाद जो स्लोप 0 हुआ है बाद वैल्यू एम्पलीट्यूड, वो स्टेप की वजह से हुआ है, यानी टी इक्वल टू 2 पे आपके पास रैम्प भी है स्लोप भी है, जैसे टी इक्वल टू -2 पे तो बस रैम्प भी था स्टेप भी था, तो यहाँ पे भी टी इक्वल टू 2 पे आपके रैम्प है और स्टेप है। तो टी इक्वल टू 1 पे आप अगर लिखेंगे टी इक्वल टू 1 पे, तो फाइनल स्लोप 0 है, इनिशियल स्लोप -3/2 का है, और ये जो रैम्प आया है वो t-2 पे है, और एक स्टेप आएगा -1 का u ऑफ t-2 पे ही। तो देखिए इस पूरे सिग्नल को हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो इस सिग्नल को मैं अगर आपको नेट में लिख के दिखाऊं एक साथ पूरा, ये क्या लिखा, इस सिग्नल जो रिप्रेजेंटेड था मेरे पास, सिग्नल आया ऐसे 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 ऐसे, रुकिए ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे आके फिर ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये सिग्नल को हमने जब देखा कि जब रैम्प के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसा सिग्नल आया, अगर आपको स्लोप दिखा तो पहले आप रैम्प लिख लीजिए, जहाँ पे आपको स्लोप में चेंजेस आएंगे आप रैम्प के फॉर्म में लिखिए, जहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड में चेंज दिख रहा है स्टेप में लिखिए, और किसी किसी पॉइंट में हो सकता है कि आपको स्लोप में भी चेंज दिखे, स्टेप में भी चेंज दिखे, मतलब एम्पलीट्यूड में भी, तो आप उसको रैम्प और स्टेप के दोनों के फॉर्म में लिखिए। तो इस सिग्नल को आपने देखा, और ये वाला पॉइंट -2 था, -2 2 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा था कि इसको कैसे लिखा था हमने, ये x ऑफ t अगर आपको दिया था, तो t इक्वल टू -2 पे भी रैम्प और स्टेप है, t इक्वल टू 2 पे रैम्प और स्टेप है, t इक्वल टू 0 पे केवल रैम्प है, देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा इसको, पहले आप स्टेप लिखिए, रैम्प में कोई फर्क नहीं, पहले स्टेप लिखिए, पहले तो एम्पलीट्यूड में चेंज आया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि -2 पर रैम्प स्टेप दोनों किसको लिखें, तो स्टेप लिखिए, क्योंकि आप माइनस लेफ्ट से स्कैन करेंगे ना, -∞ से आएंगे -2 तक, तो और -2 पे एम्पलीट्यूड रेज हो गया ना, ये एम्पलीट्यूड 4 हो गया था और ये वाला एम्पलीट्यूड 1 था, तो आप पहले स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो u ऑफ t + 2 + 3/2 रैम्प आएगा, r ऑफ t + 2। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर -3 r ऑफ t। ये गेट में ऐसा क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको सिग्नल दे देंगे और स्टेप और रैम्प के फॉर्म में फ्रेम करना होगा, तो उसके लिए बहुत ही आपको इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कोई भी रैंडमली एक सिग्नल ग्राफ ड्रॉ कीजिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस रैम्प और स्टेप उसमें आने चाहिए। ठीक है, -3/2 r ऑफ t -2, और सिग्नल क्योंकि यहाँ पे इवन नेचर भी सपोज कर रहा था, जैसा आप इंक्रीज करते समय लेफ्ट से आए थे 0 तक, वैसे ही आप सिग्नल फॉर्म होगा, बस नेगेटिव से सारा कुछ हो जाएगा, u ऑफ t -2, ये इसका फॉर्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था जो आपको रैम्प का और स्लोप का हमको एग्जांपल लेना था, पिछले में एग्जांपल छूट गया था। अब देखिए थर्ड ऑपरेशन जो हम बताना जा रहे हैं, टाइम के शिफ्टिंग पढ़ लिया आपने, रिवर्सल पढ़ लिया, एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम टाइम स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, पहले हम इसको कंटिन्यूस टाइम डोमेन में पढ़ेंगे। टाइम स्केलिंग का मतलब क्या है, देखिए अगर आपको ऐसा कहीं लिखा है कि आपको x ऑफ t पता है और आपको कहा जाए कि आप x ऑफ 2t ड्रॉ कीजिए,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, इसको बोलते हैं टी को आपने 2t किया है तो ये टाइम स्केलिंग है, मतलब आप टाइम में स्केल कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे आप, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स थी, इसकी वैल्यू 5 है, ये -2 से 2 है, ये x ऑफ t है, ये गिवन सिग्नल x ऑफ t है, और आपसे कहा जाए कि आप x ऑफ 2t ड्रॉ कीजिए। तो देखिए टाइम में अगर आप x ऑफ 2t प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, t को 2t से रिप्लेस करना टाइम स्केलिंग कहलाएगा। जैसे t में जब शिफ्टिंग करते थे तो टाइम शिफ्टिंग कहलाता था, t को स्केल करना 2t कहलाएगा। सब टाइम पे ही चेंज हैं ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको x ऑफ 2t को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम टाइम में शिफ्टिंग के सारे पॉइंट्स में ऐड कर देते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, डिपेंड करता था कि डिले करना है कि एडवांस कराना है। x ऑफ 2t में क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट्स को जहाँ पे सिग्नल आया हुआ है उसको हम जितने से स्केल कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। वो टाइम स्केलिंग क्या होता है कि शेप वही रहेगा, शेप बस उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, सिग्नल का शेप वही है, उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, बस उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो -2 को आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए सिग्नल पहले से कंप्रेस हो जाएगा, एम्पलीट्यूड वही है, बस सिग्नल -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जो सिग्नल पहले एक्सपेंडेड था -2 से 2 की ड्यूरेशन में था, अब ये सिग्नल -1 से 1 के ड्यूरेशन में है। देखिए इसका ओवरऑल ड्यूरेशन क्या था, इस सिग्नल का ओवरऑल ड्यूरेशन 4 था। ठीक है, मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर पल्स थी जो 4 सेकंड के लिए एग्जिस्ट की थी, तो आपने स्केल कर दिया तो इसका ओवरऑल ड्यूरेशन भी उसी से कम हो जाएगा। देखिए इसका ओवरऑल ड्यूरेशन 2 सेकंड हो गया, मान लीजिए अगर आप इसको एक रेक्टेंगुलर पल्स मान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्केलिंग फैक्टर था उसी से ओवरऑल ड्यूरेशन कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए ग्राफ अगर प्लॉट करना हो जितने भी स्टैंड है सबको डिवाइड करते चले जाइए। और अगर हम स्केलिंग ऐसा करते हैं, x ऑफ 2t की जगह x ऑफ t/2 लिखा होता ये, तो इसको एक्सपेंशन कहते हैं। अगर वही सिग्नल अगर मैं बोलूँ जो यहाँ पे दिया हुआ x ऑफ t अगर -2 से 2 के बीच में रेक्टेंगुलर पल्स है तो x ऑफ t/2 क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा ओरिजिनल सिग्नल के रिस्पेक्ट में। x ऑफ 2t ओरिजिनल सिग्नल जो x ऑफ t था उसके रिस्पेक्ट में कंप्रेस हो जाएगा, और x ऑफ t/2 जो होगा वो ओरिजिनल सिग्नल जो x ऑफ t दिया था उसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड हो जाएगा। तो सारे पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसमें, जब x ऑफ t/2 प्लॉट करना हो ये सिग्नल एक्सपैंड हो जाएगा, बस एम्पलीट्यूड वही रहेगा, शेप वही रहेगा। ये सिग्नल अब -4 से 4 के बीच में लाई करेगा। इसे ओवरऑल ड्यूरेशन देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले x ऑफ t के रिस्पेक्ट 4 था, इसका 8 हो गया ओवरऑल ड्यूरेशन, इस सिग्नल का ओवरऑल ड्यूरेशन 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक ऑपरेशन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं। अब देखिए अगर स्केलिंग हम, क्योंकि हम जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये यही वैलिड होता है, हम चाहे एन डोमेन में भी करें डिस्क्रीट डोमेन में। तो अगर आप स्केलिंग भी एन डोमेन में करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा चीज़ें चेंज है इसी प्रॉपर्टी में, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे पॉइंट्स को डिवाइड कर दे रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ क्या होगा अभी देखिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए हम कहे थे कि आपको अगर फाइनाइट सीक्वेंस है तो हम उसको ऐसा सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर फाइनाइट हमारे पास एन डोमेन में कोई सिग्नल दिया हुआ है, मान लीजिए मैं आपको लिख रहा हूँ 0 2 4 6 9, और हम अगर एरो मार्क करें तो वो ओरिजिन को बताएगा। अगर एरो मार्क नहीं है तो आप पहला सैंपल ही बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन पे मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं कहता हूँ कि x ऑफ 2n लिखना है हमको, तो आप इसी सीक्वेंस से देख के इसको बता सकते हैं। तो 2n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखें, आपको जल्दी देख के बता देता हूँ कि 2 ऑफ n, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्क्रीट डोमेन में n के पॉइंट्स जो होंगे वो सारे इंटीजर ही होंगे। जो n एक्सिस पे आता है सारे इंटीजर होंगे, वहाँ 1.5 नहीं आ सकता है, 2.5 नहीं आ सकता है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2n, जैसे वहाँ 2 ऑफ t कर सारे इंस्टेंट्स को डिवाइड कर देते थे। अब ये n = 0 पे है, ये n = 1 पे है, ये n = 2 पे है, ये वाला पॉइंट, और ये n = 3 पे सैंपल है। तो आप 1/2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये जो ये वाला यहाँ, और 3/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा एन डोमेन पे। तो ये सैंपल और ये सैंपल हमारे मिलेंगे ही नहीं जब x ऑफ 2n करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेसिमेशन इन टाइम। ये सब आपको
बहुत ज़्यादा इस सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा जब हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ऑफ 2n करने का मतलब हुआ कि जो भी सैंपल का पॉइंट्स अगर डिवाइड करने पे हमें इंटीजर वैल्यू ना दे, वो सैंपल मौजूद ही नहीं होगा। तो 0 को 2 से डिवाइड करें तो इंटीजर वैल्यू मिल रही है, 4 वाला सैंपल नहीं मौजूद होगा, इसका 6 वाला पॉइंट तो सैंपल 2 पे है, n इक्वल टू 2 पे, तो ये आ जाएगा, हमारे पास केवल 2 सैंपल आएंगे। तो बोलते देखिए सिग्नल में लॉस है, इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे लॉस हो जा रही है डेसिमेशन करने पे, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जैसे टाइम डोमेन में था तो सिग्नल एज इट इज़ है, ठीक है, बस कंप्रेस हो गया था। यहाँ पे भी कंप्रेशन है लेकिन कुछ सैंपल्स लॉस भी हो जाएंगे हमारे x ऑफ 2n में। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली अगर x ऑफ 3n प्लॉट करना हो या x ऑफ 2n तो आप उसी तरह करें, या तो आप जितना यहाँ पे लिखा है ना जो 2 है तो आप एक एक सैंपल छोड़ दीजिए दो के बीच में, वो सैंपल्स गायब हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 लिखा था, आप एक सैंपल यहाँ, पहला सैंपल एज इट इज़, क्योंकि वो 0 पे है, अगर 0 वाला मार्क है, अगर नहीं है तो फिर उस -1 अगर -2 वाले पॉइंट्स है तो आप उस हिसाब से देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहला सैंपल 0 का है तो मैं बता रहा हूँ आप एक एक सैंपल छोड़ सकते हैं। जैसे x ऑफ 2n, अगर x ऑफ 3n लिखा होता 0 के बाद सीधे 9 वाला सैंपल आता है, मैंने 2 आता है और 9 आता है x ऑफ 3n में, आप 2 सैंपल छोड़िए। अगर आप इसी का x ऑफ 3n लिखे होते हैं तो आपके पास 2 और 9 आता। अब देख लीजिए 3 से डिवाइड करना है तो 0 वाला आएगा और n इक्वल टू 3 वाला पॉइंट आएगा। 1/3 नहीं हम प्लॉट कर सकते हैं, n इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, इंटीजर वैल्यू होगा, 2/3 नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको x ऑफ n/2 अगर प्लॉट करना है तो ये भी कम एक्सपेंशन को लीड करेगा x ऑफ n के कंपेयर में। x ऑफ 2n देखिए कंप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहेगी। अगर x ऑफ n/2 करना है, बस आपको हर 2 सैंपल्स के बीच में 0 ऐड कर देना है, मतलब हर 2 सैंपल जहाँ प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ आपको 0 ऐड करना है। कहने का मतलब x ऑफ n/2 जो होगा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ये सब लिखना, 0 वाला एज इट इज़ रहेगा, जितना यहाँ नंबर लिखा है ना उतने उससे एक कम 0 ऐड कर दीजिए जब आपको एक्सपेंशन करना हो एन डोमेन में, और इसमें इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। ठीक है, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 ऐड करते हैं, अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ऐड होता है, हमेशा 0 नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 0 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हुआ, यहाँ इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा टाइम स्केलिंग जो भी एक ऑपरेशन होता है। अब हम आज के लिए फ्रेंड्स इतना हो गया, हमने टाइम सारी इन्फॉर्मेशन देख लिया। अब हम अपने अपकमिंग वीडियोस में इन सभी जो टाइम प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन हैं, इनको एक साथ एक सिग्नल पे अप्लाई करके देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे गेट में, और उसके बाद हमको एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, पीरियोडिसिटी पढ़नी है, और कुछ बेसिक सिग्नल जैसे साइनोसाइड सिग्नल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, तो ये सब जब हम एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल डील करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो होप सो आपको ये सब समझ में आया हो। ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब इसको हम ओवर करते हैं आज के लेक्चर को। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके देन, बी सेफ and subscribe my channel, and thank you for watching my channel.